हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट वर्क एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 कराएंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये होते क्या है, हम इसे अच्छे से आपको समझाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपका भी सपना है कि हम भी केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लेकर आएँ, तो आप हमारी वीडियो को अवश्य देखें। हम आपको पूरी कोशिश के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आए कि अम्ल, क्षार एवं लवण होते क्या हैं और ये एग्जाम में किस प्रकार आते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भोजन में अलग अलग प्रकार के स्वाद अवश्य होते हैं। जैसे कि हमारे भोजन में कभी कभार खट्टेपन का स्वाद होता है, मीठेपन का स्वाद होता है या नमकीन जैसा स्वाद होता है। जब हमारे भोजन में फ्रेंड्स खट्टेपन का स्वाद हो तो उसमें किसकी उपस्थिति होती है? अम्ल की। अगर फ्रेंड्स हमारे भोजन में कड़वेपन का स्वाद हो तो फ्रेंड्स उसमें किसकी उपस्थिति होती है? क्षार की। अगर फ्रेंड्स हमारे कभी कभार भोजन में नमकीन स्वाद आता है तो उसमें किसकी उपस्थिति होती है? फ्रेंड्स लवण की। ऐसे ही फ्रेंड्स हमें इस सभी से पता चलता है कि हमारे भोजन अलग अलग प्रकार के स्वाद के होते हैं जो अम्ल के या क्षार या लवण की उपस्थिति के कारण पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अम्ल। वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें उनके खट्टे स्वाद के कारण पहचाना जाता है अम्ल कहलाते हैं। मतलब कि फ्रेंड जब किसी पदार्थ में खट्टेपन का स्वाद आए तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें किसकी उपस्थिति है? अम्ल की। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे नींबू, जो खट्टे होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, हमारे घर में यूज किए जाते हैं। दही, इमली कितनी खट्टी होती है और काफ़ी बच्चों को काफ़ी पसंद होती है। कच्चे फल, जैसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जो खट्टे खट्टे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये अम्ल की उपस्थिति के कारण होते हैं। अगला है हमारा अम्ल एक ऐसे यौगिक हैं जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। मतलब फ्रेंड्स जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोला जाता है तो वह H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाता है। मतलब कि फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम्पल है अम्ल का, वो अगर जल में घुलता है तो वह H पॉजिटिव आयन देता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। मतलब फ्रेंड्स जब नीले लिटमस पेपर को अम्ल में के साथ ले जाएंगे तो वो लाल में परिवर्तित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि अम्ल नीले लिटमस को किस में परिवर्तित कर देता है। तो फ्रेंड्स अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना, ये एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। मानव आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता से होने वाली बीमारी को अम्लता या एसिड कहते हैं। फ्रेंड्स ये आप पॉइंट याद रखना कि मानव यंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अधिकता हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? हमें एसिडिटी नाम की बीमारी हो जाती है। पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऐसे छोटी छोटी परिभाषा होती है कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तनु अम्ल किसे कहते हैं। तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में हो तो उसे कौन सा अम्ल कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल अल्प मात्रा मतलब कम मात्रा में हो और जल की मात्रा अधिक हो तो उसे कौन सा अम्ल कहेंगे? तनु अम्ल। तो आप याद रखना फ्रेंड्स, सांद्र क्या होता है? जिसमें अम्ल की मात्रा तो अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। और तनु अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल की मात्रा तो कम होती है और जल की मात्रा क्या होती है? अधिक। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फ्रेंड्स ऐसे ही आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपका ये चैप्टर क्लियर हो सके। फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा क्षार। क्षार किसे कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें उनके कड़वे स्वाद के कारण पहचाना जाता है क्षार कहलाते हैं। मतलब फ्रेंड्स जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। उदाहरण है हमारा जैसे साबुन हुआ, शैम्पू हुआ, ये जब हमारे मुंह में आ जाते हैं तो हमें कड़वेपन का स्वाद होता है। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी क्षार होते हैं। जैसे NaOH, KOH, Na4OH, ये सभी क्या होते हैं? हमारे क्षार के एग्जाम्पल होते हैं। ये
लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं? क्षार होते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और अम्ल क्या होते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि क्षार लाल लिटमस को किस में परिवर्तित कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है ये लाल लिटमस को नीला में परिवर्तित कर देते हैं। क्षार होते हैं जो जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं। फ्रेंड्स, ये जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, NaOH को जल में घोला जाता है तो वह Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयनों में टूट जाता है। तो फ्रेंड, NaOH जल में घुलकर कौन सा आयन दे रहा है? OH नेगेटिव आयन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्षारक कहलाता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सूचक। ये सूचक क्या होते हैं? फ्रेंड्स, हम कुछ अम्ल क्षार को तो चखकर पता लगा सकते हैं कि अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम चखते हैं तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है या हम जल भी सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर हम उनको चख नहीं सकते, उन्हें चखकर पहचान नहीं सकते। तो इसके लिए एक परिभाषा बनाई गई है, सूचक। ये सूचक होते हैं किसी दिए गए विलयन में, विलयन मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ संगामी मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो वो विलयन होते हैं। ये अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम से बदल जाते हैं। मतलब फ्रेंड्स, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग व गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम से बदल जाता है। सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, सेकंड होता है हमारा कृत्रिम सूचक, थर्ड होता है हमारा गंधीय सूचक। हम इन तीनों सूचकों को बड़े ही डिटेल के साथ देखेंगे कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। मतलब फ्रेंड, जो चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त हों तो उन्हें क्या कहेंगे? हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण है हमारा लिटमस। जब अम्ल के संपर्क में आता है तो नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो जाता है, और जब लाल लिटमस क्षार के संपर्क में आता है तो वह क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। सेकंड है हमारा हल्दी। जब हल्दी अम्ल के संपर्क में आएगी तो पीली हो जाती है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसी की वैसी ही कलर की होती है। हम जानते हैं कि हल्दी का कलर कौन सा होता है? पीला होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हल्दी हमारे क्षार के संपर्क में आती है तो उसका कलर परिवर्तित होकर लाल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना जब हमारी सट पे गिर जाता है तो खाने में क्या पाई जाती है? हल्दी डालते हैं तो वो सट पे गिर जाती है। जब हम उसे साबुन में या शैम्पू में धोते हैं या किसी भी डिटर्जेंट के साथ धोते हैं तो जब हम उसे रगड़ते हैं तो वो हल्दी का दाग लाल में परिवर्तित होने लगता है। तो ये सब किसके कारण होता है? हमारी क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा प्राकृतिक सूचक अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगी जिससे आप अच्छे से समझना। ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं एक नंबर में, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में या विकल्पों में, किसी भी चीज़ में पूछ लेते हैं। जैसे कि कुछ प्राकृतिक अम्ल, जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये सभी हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे कि हमारा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में हमारा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे ही हमारा टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही खट्टा दूध जिसमें हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी का डंक, जो चींटी होती है जो डंक मार देती है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आप हमारे इस नोट को अच्छे से याद कर लेना, जिससे आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना आए। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप तुरंत उत्तर लगाकर आ सकें, जिससे आपको अपने एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में मदद मिल सके। फ्रेंड्स, हमारा
वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप अपने एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, जिससे आप हमारी एक एक वीडियो को देख पाएँ, जिससे आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना आए। तो हमारा सेकंड है कृत्रिम सूचक। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स, ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हें कौन से सूचक कहते हैं? कृत्रिम सूचक कहते हैं, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। उदाहरण हमारा मैथिल। जब यह क्षार के संपर्क में आता है तो यही मैथिल पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, और जब यह अम्ल के संपर्क में आता है तो यह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। मैथिल जब क्षार के संपर्क में आएगा तो पीला रंग में परिवर्तित हो जाएगा, और जब वह अम्ल के संपर्क में आएगा तो यह लाल में परिवर्तित हो जाएगा। सेकंड है हमारा नॉलफेनिल। जब यह क्षार के संपर्क में आएगा तो यह गुलाबी रंग का हो जाता है, और जब यह अम्ल के संपर्क में आएगा तो यह पानी जैसे कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो रासायनिक द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं, और वे सूचक वे पदार्थ जो हमारे पौधों से प्राप्त होते हैं तो उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। हमारा थर्ड है गंधीय सूचक। जिन पदार्थ की गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाए उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स, जो पदार्थ की गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाती है उसे हमारे गंधीय सूचक कहा जाता है। उदाहरण हमारा जैसे कि हुआ प्याज का रस। जब वह अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसमें तीक्ष्ण गंध आने लगी, बहुत तेज गंध आने लगती है। तो वह किसके कारण होता है? अम्ल के संपर्क में आने के कारण। लेकिन जब वही प्याज का रस क्षार के संपर्क में आएगा तो कोई गंध नहीं आएगी, बिल्कुल कोई भी गंध नहीं आएगी। तो वह किसके कारण होता है? क्षार के कारण। अगला है हमारा वेनिला। आप जानते हो हम आइसक्रीम खाते हैं, वो जब हमारे अम्ल के संपर्क में आती है तो वह सामान्य गंध आती है, ना ज़्यादा तेज आती है ना ज़्यादा स्लो आती है, बिल्कुल सामान्य मीडियम माध्यम में रहती है। लेकिन जब वही आइसक्रीम वही वेनिला क्षारक के संपर्क में आती है तो उसमें कोई भी गंध नहीं आती है, ना तीक्ष्ण आती है ना मध्यम आती है, कोई भी नहीं आती है। अगला है हमारा लौंग का तेल। जब वह अम्ल के संपर्क में आता है तो सामान्य गंध आती है, और वह क्षार के संपर्क में आता है तो उसमें से कोई भी गंध नहीं आती, कैसी भी गंध नहीं आती है। तो यह किसके कारण होता है? क्षार के कारण होता है। तो हमारा गंधीय सूचक क्या होता है? जिन पदार्थ की गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था? प्राकृतिक सूचक, जो पौधों से प्राप्त होती है। सेकंड है हमारा वो क्या होता है? हमारा कृत्रिम सूचक, जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक वो होते हैं जो पदार्थ की गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाए, उन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। आई होप आपको हमारे तीनों प्रकार के सूचक अच्छे से समझ आ गए होंगे। फ्रेंड्स, आप नोट डालकर लिख लेना कि जो हमारे प्राकृतिक सूचक होते हैं जिन्हें हम कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, और जो हमारे कृत्रिम सूचक होते हैं जिन्हें हम अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि प्राकृतिक अम्लों को या प्राकृतिक सूचक को किस नाम से और जाना जाता है। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? कार्बनिक अम्ल। और जो कृत्रिम सूचक होते हैं जिन्हें हम किस नाम से जाना जाता है? अकार्बनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप फ्रेंड्स याद रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाली परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। इन्हें फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे धातु की अम्ल व क्षार के साथ अभिक्रिया। जब धातु की अम्ल या क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या बनता है देखते हैं हम। अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे धातु की, तो अम्ल प्लस धातु की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन प्राप्त होती है। जब फ्रेंड्स हम अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा, और साथ में हाइड्रोजन भी प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखेंगे,
2HCl प्लस Zn। यहाँ पर कोई सी भी धातु ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होगा, ZnCl2 प्लस H2। क्या प्राप्त होगा, ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, लवण प्राप्त हो रहा है, वो क्या है, ZnCl2, और साथ में क्या प्राप्त हो रहा है, H2। नेक्स्ट है हमारा क्षार के साथ। जब हम क्षार के साथ धातु की क्रिया कराएंगे तो फ्रेंड्स हमें साथ में लवण प्राप्त होगा और H2 प्राप्त होगा। जैसे कि फ्रेंड 2NaOH प्लस Zn की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या एक अलग ही तरह का प्राप्त होगा पदार्थ, Na2ZnO2 प्लस H2। यहाँ पर भी क्या प्राप्त हो रहा है, लवण में क्या प्राप्त हो रहा है, Na2ZnO2 प्लस साथ में H2। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया, धातुओं के साथ अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्लस लवण। अब फ्रेंड्स हम आपको बताएं कि हाइड्रोजन गैस का हम परीक्षा करके बताएं कि हमें कैसे पता चले कि ये हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस है। तो फ्रेंड्स जब हम हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, मतलब फ्रेंड्स जब हम हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली को जब जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाएंगे तो उसमें पॉप की ध्वनि मीन्स फट फट जैसी आवाज़, पॉप जैसा साउंड उत्पन्न होगा। तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी गैस भरी हुई है, हमारी हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो फ्रेंड्स जब हम हाइड्रोजन गैस को किसी भी मोमबत्ती के पास ले जाएंगे तो हमें किसकी ध्वनि प्राप्त होगी, पॉप जैसा साउंड प्राप्त होगा। तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें तो हमारी हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। तो फ्रेंड्स आप जब भी किसी भी गैस में से पॉप जैसी ध्वनि देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी गैस भरी हुई है, हमारी हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, पहला है हमारा फर्स्ट अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा लवण प्लस साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल क्या प्राप्त होता है, हमारा लवण प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल। जैसे कि हमारा 2HCl की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट मतलब Na2CO3 से कराएंगे तो फ्रेंड्स हमें NaCl प्लस CO2 प्लस H2O क्या प्राप्त होगा, NaCl मीन्स लवण और साथ में CO2 प्लस H2O। जब भी किसी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है और CO2 प्लस H2O इसके साथ प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा अम्ल धातु बाइकार्बोनेट। जब हम फ्रेंड्स अम्ल की क्रिया धातु बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो फ्रेंड्स हमें लवण प्लस CO2 प्लस जल क्या प्राप्त होगा, लवण प्लस CO2 प्लस जल। जैसे कि फ्रेंड्स हम 2HCl प्लस NaHCO3 की क्रिया कराते हैं तो फ्रेंड्स हमें NaCl प्लस CO2 प्लस H2O क्या प्राप्त होता है, NaCl मीन्स लवण CO2 प्लस H2O। फ्रेंड्स जब अम्ल की क्रिया धातु बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, CO2 प्राप्त होगी और जल प्राप्त होगा। और फ्रेंड्स हमारे क्षार होते हैं जो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। फ्रेंड्स हमारे अम्ल ही होते हैं जो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्षार धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कभी नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये पॉइंट याद रखना, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स हमारी अभी दोनों अभिक्रिया में CO2 गैस प्राप्त हो रही थी। तो फ्रेंड्स हमें कैसे पता चले कि ये CO2 गैस है, तो हम इसे परीक्षण के द्वारा आपको समझाएंगे। फ्रेंड्स हम CO2 का परीक्षण करेंगे। फ्रेंड्स जब हम CO2 का मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर मतलब चूने के पानी के साथ मिलाते हैं तो पानी दूधिया हो जाता है। मतलब कि फ्रेंड्स जब हम चूने के पानी के साथ CO2 को मिलाएंगे तो पानी दूधिया हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा
जब हम CaOH का होल स्क्वायर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो फ्रेंड्स हमें CaCO3 प्लस H2O प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो CaCO3 प्राप्त होता है वो कौन से कलर का होता है? सफ़ेद कलर का, दूधिया रंग का प्राप्त होता है। तो ये फ्रेंड्स किसके कारण होता है? जब हम इसमें CO2 की मात्रा मिलाते हैं तो फ्रेंड्स हमें ये CaCO3 वाइट कलर का प्राप्त हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स हम अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर उसका कलर रंगहीन हो जाता है, मतलब कोई सा भी कलर नहीं रह जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स अब हम आगे CaCO3 प्लस H2O प्लस COT आगे भी CO2 मिलाते जाएंगे तो फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होगा? CaHCO3 का होल स्क्वायर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये फ्रेंड्स रंगीन कोई से भी कलर का नहीं होता है, बिल्कुल कलर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स हम जब भी आगे और भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलाते जाएंगे तो ये कलर नो चेंज, बिल्कुल रह ही नहीं जाएगा। तो ये अभिक्रिया समझ आ गई होगी कि जब हम ज़्यादा CO2 मिलाते जाएंगे तो एक कलरलेस हो जाएगी, मतलब कोई सा भी कलर नहीं रह जाएगा, पानी ऐसे कलर में परिवर्तित हो जाएगी। फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा अम्ल एवं क्षार तथा लवण चैप्टर आसानी से समझ आ रहा होगा। अगला टॉपिक है हमारा अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। फ्रेंड्स अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस जल। जैसे कि फ्रेंड्स अम्ल में HCl प्लस क्षार में NaOH। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होता है? NaCl मीन साधारण नमक और साथ में H2O। फ्रेंड्स ये अभिक्रिया हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब फ्रेंड्स अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल के निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल था हमारा HCl प्लस NaOH आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट हमारा अम्ल के साथ जब धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं। मतलब धात्विक ऑक्साइड क्या होती है? किसी भी धातु में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाती है? धात्विक ऑक्साइड। जैसे Cu में O जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगी? कॉपर ऑक्साइड। Na में मीन्स सोडियम में O जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। जैसे कि धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल को जोड़ते हैं आपस में तो फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल है हमारा CuO प्लस HCl की अभिक्रिया कराएंगे तो फ्रेंड्स क्या प्राप्त होगा? CuCl प्लस H2O। क्या प्राप्त होगा? कॉपर सल्फेट प्लस जल। फ्रेंड्स आप याद रखना, जब कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। किसी भी विलयन में जब कॉपर क्लोराइड बनता है तो उसका रंग कौन सा हो जाता है फ्रेंड्स? नीले रंग का हो जाता है। हमारा क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। फ्रेंड्स जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण प्लस जल बनाता है। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल है हमारा, जब CaOH का होल स्क्वायर प्लस CO2 आपस में क्रिया करते हैं तो वह CaCO3 प्लस H2O बनाते हैं। यहाँ पर क्षारक क्या हो जाएगा? CaOH का होल स्क्वायर और अधात्विक ऑक्साइड हो जाएगी यहाँ पर CO2 और लवण बना है उसे क्या बोलेंगे? CaCO3 प्लस जल को क्या बोलेंगे? H2O। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण प्लस जल बनाता है। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने आपको अम्ल और क्षार आसानी से बड़ी डिटेल के साथ समझाया है कि एग्जाम में कैसे आता है। फ्रेंड्स हम अगले पार्ट में आपको लवण
या इससे भी बची हुई सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में फुल में से फुल मार्क्स लेकर आ सकें। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके और आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी अम्ल क्षार एवं लवण आसानी से सीख सकें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।